Good afternoon students again. Now the next topic is effect of temperature on resistance. अब आपको बताना है कि resistance पर क्या impact पड़ेगा अगर temperature आप बढ़ा या कम कर देते। पहली बात करते हैं हम कंडक्टर्स की। हमने ऑलरेडी पढ़ा था जब हमने पढ़ा था डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, जो अगर अब मैं आपको प्रीवियस दिखाऊं, ये आपने पढ़ा था डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। इस डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ से आपने रेजिस्टेंस निकाली थी, जहाँ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया था दिस वन, ml/ne² a टाउ। अब मैं इस फॉर्मूले को यूज़ कर रही हूँ। आज हम जब इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे ml/ne² a टाउ, यहाँ से देखेंगे रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे क्या इम्पैक्ट है। टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले रिलैक्सेशन टाइम की। इसे क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब बात आती है रिलैक्सेशन जो टाइम है आपका, इस पे क्या इम्पैक्ट है। व्हाट इज़ m? मास इलेक्ट्रॉन्स का कभी भी चेंज नहीं होता। व्हाट इज़ n? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं कॉपर की बात कर रही हूँ, कॉपर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होंगे। व्हाट इज़ e? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज भी कांस्टेंट रहेगा। व्हाट इज़ l? लेंथ। आप जिस कंडक्टर की बात कर रहे हो उसकी लेंथ भी फिक्स्ड है, एरिया भी फिक्स्ड है। तो हम मान के चल रहे हैं सिंस m, n, e, l एंड a आर कांस्टेंट, ये सभी टर्म्स को क्या मान के चल रहे हैं? कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। अगर ये सभी टर्म्स आपकी कांस्टेंट है तो हमारा रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड किया? सिर्फ रिलैक्सेशन टाइम पर। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या था? रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? वो टाइम जिस पर कोलिजन होती है, टक्कर लगती है, किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जब वो घूम रहे थे, मूव कर रहे थे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब ये मैं एक कंडक्टर लेती हूँ, ये लिया मैंने एक कंडक्टर, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कब चलेंगे? जब हम इसको बाहर से क्या लगाएंगे? एक बैटरी। ये पॉजिटिव एंड आ गया कंडक्टर का, ये नेगेटिव। इस एंड को मैं ए नाम दे रही हूँ, इसे बी नाम दे रही हूँ। जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो चांसेस होते हैं कि ये आपस में टकराएं या इसके वॉल्स के साथ, दीवारों के साथ टकराएं कंडक्टर की। तब जब वो दो बार टकराते हैं तब उसके बीच में जो टाइम लगता है दैट इज़ नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। अब बात आती है टेम्परेचर की। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करूँगी, मान लो आपने पानी बॉईल करने को रखा है, दैट इज़ द मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में। जब नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है तो पानी जो होता है वो एक साइलेंट मोड पे होता है, बिल्कुल साइलेंट रहता है। पर जैसे ही आप उसको हीट अप करते हो, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करने लगते हैं? वाइब्रेट। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे? वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही वो वाइब्रेट करेंगे तो वाइब्रेशन से क्या होगा? उनके चांसेस जो होंगे कोलिजन के वो बढ़ जाएंगे। अगर उनके चांसेस ऑफ कोलिजन बढ़ गए तो दिस मीन्स उनका जो टाइम पीरियड है दो सक्सेसिव कोलिजन का, मीन्स जो उनका टाइम लग रहा है कि दो बार जो कोलिजन होना है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दिस मीन्स कि हमारा रिलैक्सेशन टाइम अगर कम हो रहा है जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर इंक्रीजेस, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। क्या मतलब है कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा रिलैक्सेशन टाइम कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों रिलैक्सेशन टाइम कम होना स्टार्ट हो जाएगा? क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम था कि दो मॉलिक्यूल्स का, या सिंपल लैंग्वेज में बोले इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होना, लेकिन दो बार। जब वो दो बार कोलाइड होंगे तब एक बार कोलिजन हुई, फिर दूसरी बार कोलिजन हुई, दोनों के बीच का जो टाइम होता है उसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। एक बार कोलाइड होना और फिर दूसरी बार कोलाइड होना, दोनों के बीच के टाइम को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब बात आती है रिलैक्सेशन टाइम कम कैसे हुआ? जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आपके इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा वाइब्रेट किए। अगर वो ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं तो दिस मीन्स उनके कोलिजन का चांस बढ़ गया। वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोलाइड कर सकते हैं। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा कोलाइड करेंगे तो एक बार कोलिजन और दूसरी बार कोलिजन के बीच का टाइम कम हो जाएगा। अब रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया,
जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया। अगर टाइम कम हो गया तो उस टाइम रेजिस्टेंस बढ़ गई। तो हमें पता चला, सो वी कंक्लूड दैट with the increase in temperature relaxation time decreases, which in turn increases the resistance। तो हमें यहाँ से क्या कंक्लूज़न मिला कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा रिलैक्सेशन टाइम घटना शुरू हो जाएगा, और टाइम घटेगा रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। दोबारा से सुनना, रिलैक्सेशन टाइम कम कैसे हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, पानी की एग्जांपल अगर हम ले तो वहाँ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे, तेज़ी से हिलेंगे पानी के मॉलिक्यूल्स। अगर वो तेज़ी से हिलेंगे तो उनका आपस में जो कोलिजन होगा, टक्कर लगेगी, वो ज़्यादा लगेगी। तो अगर एक टक्कर अभी लगी तो दूसरी भी कोलिजन कुछ ही मूवमेंट के बाद, कुछ ही टाइम के बाद लग जाएगी। तो वो जो कोलिजन है पहली और दूसरी, उसका टाइम क्या हो गया, कम हो गया। अगर मैं पानी के मॉलिक्यूल्स को ऐसे ही रखूँ, रूम टेम्परेचर में रखूँ, और फिर उनको आपस में उनको कोलिजन हो, मीन्स जब वो वाटर मॉलिक्यूल्स फिर भी मोशन में है, तब उनका आपस में टक्कर लगने का टाइम बढ़ जाता है। अब ये समझ आया, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो रहे हैं उनकी आपस में कोलिजन का टाइम बढ़ गया। तो कोलिजन का टाइम बढ़ गया तो कोलिजन का टाइम कम हो गया, आपस में उनकी टक्कर लगना कम हो गई। मीन्स वो कोलाइड जल्दी जल्दी होंगे तो एक कोलिजन और दूसरे कोलिजन के बीच का गैप जो है, टाइम पीरियड जो है वो कम हो जाएगा। उसी को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाया रिलैक्सेशन टाइम आपका कम हो गया, रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ गई। तो हमें क्या पता चला, टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट है रेजिस्टेंस पे। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो रेजिस्टेंस भी आपकी बढ़ती जाती है। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से आपके कंडक्टर के बीच में फ्लो नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनकी आपस में कोलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर वो आपस में एक दूसरे से टक्कर आ जाएंगे तो वो ईजिली आपके कंडक्टर में फ्लो नहीं कर पाएंगे। अब इसके बेसिस पे एक नोट है जो याद रखना। क्या नोट है? आपका एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला है दैट इज RT इज इक्वल्स टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। ये RT क्या है? रेजिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर। R0 क्या है? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। T क्या है? हायर टेम्परेचर। व्हाट इज T? हायर टेम्परेचर। अब ये अल्फा क्या है? अल्फा है आपका कोफिशिएंट ऑफ अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गिवन मटेरियल, अब आपको बहुत बार अगर आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहाँ आपको अल्फ़ा पूछा जाएगा, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गिवन मटेरियल। तो अल्फ़ा आप इधर से निकाल सकते हैं। अल्फ़ा अगर हम इधर से निकालें तो हमारा क्या फॉर्मूला बन जाता है? RT इज इक्वल्स टू R0, मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, R0 इंटू 1 इज R0 प्लस R0 अल्फ़ा टी। मुझे अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, ये टर्म यहीं रखते हैं, ये इस तरफ ले आते हैं तो आ जाएगा RT माइनस R0 इज इक्वल्स टू R0 अल्फ़ा टी। वट इज RT माइनस R0? चेंज इन रेजिस्टेंस। ये हाई रेजिस्टेंस है, ये क्या है? लोअर रेजिस्टेंस। दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा जीरो से जब पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गए तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया। इसे चेंज इन रेजिस्टेंस भी बोला गया है कई बुक में। तो यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा निकालूँ तो क्या निकल जाएगा? अल्फ़ा इज इक्वल्स टू RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 इंटू टी। ये फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स में बहुत जगह यूज़ होता है। RT क्या है? मान लो अब आपको दिया है 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस थी 30 ओम्स और
40 डिग्री सेल्सियस पे आपकी रेजिस्टेंस है 102 ओम्स। तो बताओ कोफिशिएंट कितना है। तो आप क्या करोगे, आर टी दिया है 102 ओम्स, आर नॉट कितना था 30 ओम्स, टेम्परेचर क्या है, व्हाट इज टी, राइज इन टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर नहीं सॉरी, दिस इज राइज इन टेम्परेचर, ये हायर टेम्परेचर नहीं है। टेम्परेचर कितना बढ़ा, पहले 0 डिग्री था, फिर मैंने बोला 40, माइनस करेंगे तो 40 डिग्री बढ़ा, तो यहाँ 40 लिखेंगे। दिस इज द राइज इन टेम्परेचर। इसको दोबारा बोल देती हूँ, व्हाट इज टी, राइज इन टेम्परेचर। अल्फा आपको पता चल गया राइज इन टेम्परेचर क्या है, आर नॉट और आर टी की वैल्यू आपको दी होगी और अल्फा कैलकुलेट करना है। एक न्यूमेरिकल वहाँ ऐसा है एनसीईआरटी की बुक में जहाँ आपको अल्फा दिया है और आर टी कैलकुलेट करने को बोला है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये क्लियर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी क्या है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं हमारे नेचर में, कंडक्टर्स, सॉरी कंडक्टर्स नहीं, ऑल सब्सटेंसेस loses all signs of its resistance when cooled at its to its critical temperature। वो सब्सटेंसेस जो अपनी सारी रेजिस्टेंस ख़त्म करते हैं। आपको पता है कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, सेमीकंडक्टर, सबकी अपनी अपनी रेजिस्टेंस है, रुकावट है जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से फ्लो नहीं करने देता। अगर जितने भी सब्सटेंसेस हैं जो भी आप ले रहे हो, अगर वो क्या करे, उसकी रेजिस्टेंस 0 हो जाए, लेकिन कब, जब उसका हम टेम्परेचर कम करते जाएं। हर एक का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, अगर ऐसा जब हो जाएगा तो यूनिवर्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगेन बोल रही हूँ, सुपर कंडक्टर्स क्या हैं, सुपर कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स हैं जिसमें आपका क्या होगा, सबसे पहले जो आपके कंडक्टर्स हैं उनकी कुछ तो कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर से कम है, लेकिन अगर उनकी रेजिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म कर दें, ख़त्म करने का मतलब 0 हो जाए, रेजिस्टेंस 0 होने का मतलब कि जब उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो आसानी से हो सके, उसके बीच में कोई भी रुकावट नहीं हो। जब आपके कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस 0 हो जाए तब हम उस कंडक्टर को क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं, और फिनोमिना को क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। तो एक आम भाषा में क्या है, जब रेजिस्टेंस आर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तब हम उन कंडक्टर्स को या सुपर कंडक्टर्स को क्या कंडक्टर्स को क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टर्स, और उस फिनोमिना को बोलेंगे सुपर कंडक्टिविटी। अब बात आती है ये रेजिस्टेंस 0 होगी कब। रेजिस्टेंस 0 करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उन सब्सटेंसेस का टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। अब बात आती है टेम्परेचर कम क्यों करें। अभी हमने पढ़ा टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ रही थी, हमें तो रेजिस्टेंस कम करनी है। अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रही थी, हमें रेजिस्टेंस 0 करनी है, तो दिस मीन्स हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जिस टेम्परेचर पे आपके कंडक्टर की या आपके सब्सटेंस की रेजिस्टेंस 0 हो जाती है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर है, हर सब्सटेंस का टेम्परेचर वो अलग अलग होगा। वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर आपके सब्सटेंस की, आपके कंडक्टर की रेजिस्टेंस 0 हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। ये फिनोमिना, सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमिना सबसे पहले किसने बताया था, प्रोफेसर के ओन्स ने। कब बताया था, इन 1911। इसकी एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा आपका, एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा लेड एट 7.25 केल्विन, मरकरी एट समथिंग 4.2 केल्विन एक्स्ट्रा।
अगर मैं लेड, जो पेंसिल के अंदर आपका सिक्का होता है, उसे अगर मैं इतने टेम्परेचर पे रखूं, उसका रेजिस्टेंस क्या है, 0। मीन्स उस टाइम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कोई भी चीज़ रोकती नहीं है। मरकरी का सिंबल Hg होता है, लेड को Pb बोलते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो, मरकरी को अगर हम 4.2 केल्विन पे लाएंगे, इस टेम्परेचर पे अगर मैं इसको लेके आ जाऊँ, ये कम टेम्परेचर है, अगर इस टेम्परेचर पे लेके आ जाऊँ तब आपकी मरकरी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ईजी से फ्लो करने लगेंगे। अगेन सुपर कंडक्टिविटी क्या है, ये वो फिनोमिना है जिसमें सब्सटेंसेस की रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, 0, लूजेस ऑल साइंस मीन्स रेजिस्टेंस सारी खत्म हो गई। जब क्या करेंगे, कूल करेंगे, ठंडा करेंगे उसको, कहाँ तक, उसके क्रिटिकल टेम्परेचर। अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, वो टेम्परेचर जब रेजिस्टेंस 0 हो जाती है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका माइजनर इफेक्ट। चलो माइजनर इफेक्ट से पहले आ जाएगा, ये बहुत बार 3 मार्क्स में आया है। क्या क्वेश्चन है, एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टर्स। एप्लीकेशंस बतानी है आपको किसकी, सुपर कंडक्टर्स की। याद रखिएगा, पहला, सुपर कंडक्टर्स हेल्प करता है फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या हो गए, वो मैग्नेट्स जिन पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो सब्सटेंसेस मैग्नेट की तरह काम करने लगते हैं। दूसरा, यूज टू प्रोड्यूस very high speed computers। तीसरा, used for transmission of electric power। एंड फोर्थ वन मीन्स, पहला मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट बता दिया, जैसे आपके कंप्यूटर्स हैं जिसकी स्पीड बढ़ती जा रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो बनाने में हेल्प करता है। आपकी बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करवाने में हेल्प करते हैं सुपर कंडक्टर्स। एंड दे आर प्लेइंग, सुपर कंडक्टर्स जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन मटेरियल साइंस research and high energy particle physics। एक इम्पॉर्टेंट रोल वो प्ले कर रहे हैं किसमें, मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस मीन्स ऐसी साइंस जिसमें हम कंडक्टर्स के साथ डील करते हैं। जैसे आप लैपटॉप में डील करते हो तो उसके अंदर बहुत सारे डिवाइसेस एक ही जगह सर्किट में किया, डैट इज़ मटेरियल साइंस। आप आजकल टीवी देखते हो तो आपके रिमोट में ही सारे फंक्शंस हो जाते हैं। आप वॉइस कॉलिंग कर सकते हो वहाँ से, आप वहाँ से रिमोट से ही आप वहाँ पर कोई यूट्यूब चैनल लगा सकते हो या कुछ भी, जो आपके स्मार्ट आजकल फ़ोन टीवी आ गए हैं, तो वहाँ पर भी ये सुपर कंडक्टर्स जो हैं हेल्प कर रहे हैं। अब आ जाता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, क्या है, माइजनर इफेक्ट। माइजनर, MEISSNER, माइजनर इफेक्ट। क्या है ये माइजनर इफेक्ट? सबसे पहले ये इफेक्ट किसने दिया था? 1933 में माइजनर ने एंड ओशनफील्ड ने, ओशनफोल्ड ने। माइजनर इफेक्ट सबसे पहले किसने दिया था? माइजनर एंड ओशनफोल्ड ने। इस इफेक्ट में क्या बोलते हैं? इस इफेक्ट में बोलता है कि अगर, अभी हमने पढ़ा सुपर कंडक्टर्स में, अगर हम कंडक्टर्स को क्या करें, कूल करते हैं उसके क्रिटिकल टेम्परेचर पे, तो उसकी रेजिस्टेंस 0 हो जाती है। ये बोलता है, मेजनर इफेक्ट बोलता है, पहले मैं इंग्लिश में स्टेटमेंट लिख देती हूँ। अब बात आती है आपके किसके? माइजनर इफेक्ट की। माइजनर इफेक्ट बोलता है इफ अ कंडक्टर इज कूल्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है,
एक जगह पॉजिटिव चार्ज रखा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज रखा। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आपने मैग्नेट्स लिए, मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल। अगर आप एक तरफ मैग्नेट रखते हो, जैसे मैंने एक मैग्नेट ये रखा जिसका नॉर्थ पोल ये है, साउथ ये आपका कंडक्टर आ गया जो मैंने सर्कल में बनाया है। इस तरफ भी एक मैग्नेट, इसका साउथ पोल यहाँ, नॉर्थ पोल यहाँ। अगर एक कंडक्टर को मैग्नेट के बीच में रखते हैं तो ये एक मैग्नेट, ये दूसरे मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव करती है नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये भी आप सिर्फ ऐसे याद रखें, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर एक कंडक्टर को आप मैग्नेट के बीच में रखते हो, यही लिखा है इफ अ कंडक्टर इज कूल्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक कंडक्टर को पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, फिर उस कंडक्टर को ठंडा करना है। कब तक ठंडा करना है, जब तक उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर नहीं आता। अब ट्रांजिशन टेम्परेचर किसे बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। अभी पढ़ा था पीछे, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या था, वो टेम्परेचर जब रेजिस्टेंस 0 हो जाती है। हमें एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखना है और उसको ठंडा करते जाना है कंडक्टर को। कब तक, जब तक उसकी रेजिस्टेंस 0 ना हो जाए। तो जैसे ही उसकी रेजिस्टेंस 0 होगी तो देखा गया जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें कंडक्टर्स में से पास हो रही थी। अगर इसी फिगर को देखा जाए, जब ये कंडक्टर का टेम्परेचर कहाँ पहुंच जाएगा, ट्रांजिशन टेम्परेचर, तो डायग्राम आपकी इस तरीके से हो जाएगी। अब देखो डायग्राम में क्या चेंज आ गया, पहले लाइंस आपके कंडक्टर के बीच में से पास कर रही थी, ये देखिए ये कंडक्टर के बीच में से पास कर रही थी। जैसे इस कंडक्टर का टेम्परेचर आपका कहाँ पहुंच गया, क्रिटिकल टेम्परेचर तक पहुंच गया। क्रिटिकल टेम्परेचर तक पहुंचने का मतलब जब उसकी रेजिस्टेंस 0 हो जाएगी तो आपकी फील्ड की लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड्स है, मैग्नेट से निकल रही, ये लाइंस कंडक्टर में से ना पास होकर इसके बाहर से निकलना शुरू हो जाएंगी। तब हम बोलते हैं ये कंडक्टर क्या बन गया, सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर बनाने के 2 तरीके हैं। पहला, रेजिस्टेंस 0 ले आओ। रेजिस्टेंस 0 कैसे लानी है, टेम्परेचर कम से कम करो। या फिर आपका दूसरा तरीका क्या है, अगर आप एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंडक्टर से ना पास होके उसके बाहर से पास करवाओ। तो पास कराने का तरीका वही है। क्या तरीका है कि आपको उसकी रेजिस्टेंस 0 करनी है, बट उसने आपको मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से बताया, तभी इस इफेक्ट को बोलते हैं मेसनर इफेक्ट। अब इसमें क्या लिखा है, इफ अ कंडक्टर इज कूल्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक कंडक्टर को हम ठंडा करें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर टू अ टेम्परेचर इक्वल टू और लोअर देन द ट्रांजिशन टेम्परेचर। कितने टेम्परेचर तक, उसके क्रिटिकल टेम्परेचर तक या उससे भी नीचे के टेम्परेचर पे। तब देखा गया है ट्रांजिशन टेम्परेचर पे, जिसे आप क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पुश्ड आउट। जो फील्ड लाइंस है वो अब बाहर से जाना स्टार्ट कर देंगी। That is the conductor behave as a super conductor। तब आपका कंडक्टर किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, एक सुपर कंडक्टर की तरह। कब, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल कैपिटल बी होता है, वेक्टर इसलिए डाला है क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके अंदर क्या हो जाएगी, 0। जब आपके एक कंडक्टर के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं होती हैं, 0 हो जाती है, तब उस इफेक्ट को बोलते हैं मेसनर इफेक्ट। क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कलर कोडिंग। क्या है ये कलर कोडिंग, आपने देखे होंगे, आपके जो वीडियो गेम, हाथ वाली वीडियो गेम थी, वहाँ कुछ आपने ऐसे देखे होंगे, ऐसे छोटा सा एक गोलू सा होता है, इस तरह भी उसकी एक टांग होती है, इस तरह भी, और इसके ऊपर ना 4 रंग के बैंड्स होते हैं, 4 रंग के ऐसे कलरफुल होते हैं, येलो, पिंक, या कुछ भी कलर के 4 ऐसे लाइंस होती हैं। इसे हम बोलते हैं रजिस्टर। क्या बोलते हैं, रजिस्टर, जो हमें बताता है कि भाई उस डिवाइस के अंदर आपने कितनी रेजिस्टेंस लगाई है, कितनी रुकावट लगाई है, इस चीज़ को बोलते हैं रजिस्टर। और जो इस पे 4 रंग की लाइनें होती हैं वो हमें बताती हैं कितनी रेजिस्टेंस है, कितनी रुकावट है। तो वो रुकावट याद रखने के लिए एक सिंपल सा एक वो बनाया गया है, वो है B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ। जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन किए हैं उन वर्ड्स के कलर्स हैं, और जैसे ऑफ हो गया, हैज़ हो गया, ए हो गया, ये जस्ट इस लाइन को कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड किए हैं। अब जैसे B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है, इसका मतलब क्या है, अब वो अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।